नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमारा इसार खान। मोदी ट्रैकर में आज बात 2024 की चौसर की। बिहार में जो हुआ उसके बाद राजनीति की बिसात में पीएम मोदी कहां खड़े, ये आज हम पता करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 2014 में जो आए थे वो 2024 में रह पाएंगे क्या? साफ है उनका इशारा पीएम मोदी पर है। तो क्या वाकई पीएम मोदी के लिए अब 2024 की राह मुश्किल है? जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है, सब इकट्ठे हो गए। मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बीजेपी के लिए विजय मंत्र बन चुका है। लेकिन क्या विपक्ष के पास मोदी का कोई तोड़ नहीं है? क्या विपक्ष के लिए मोदी अभेद्य बन चुके हैं? क्या कोई विपक्ष मोदी के करिश्मे का जवाब ढूंढ पाएगा? ये सवाल विपक्ष के लिए यक्ष प्रश्न बन चुका है। और अब जबकि 2024 के रण की आहट सुनाई देने लगी है तो मोदी एक बार फिर विपक्ष के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। और बड़ा सवाल है कि विपक्ष से ये दीवार टूटती क्यों नहीं? 2024 के चुनाव में विपक्ष मोदी को पार पाने के लिए क्या करेगा? क्या 2019 की भूल से विपक्ष ने कोई सबक लिया है? 24 में उनकी रणनीति क्या होगी? इन सवालों की पड़ताल से पहले विपक्ष के उन महारथियों पर नजर डालिए जो इस वक्त अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जिनके कंधे पर 24 की महाभारत में कुछ बड़ा करने का दारोमदार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, आंध्र में जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना में केसीआर और बिहार में नीतीश कुमार। ये 5 बड़े चेहरे 2024 की चौसर पर बड़ा दांव खेलेंगे। इनकी सियासी चाल बहुत कुछ कांग्रेस के रुख से तय होगी। कांग्रेस अभिमान है और इनमें फिलहाल सबसे ज्यादा मुखर हैं नीतीश कुमार। जीत के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। नीतीश कुमार के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में फिर से सत्ता में लौटना आसान नहीं है। नीतीश कुमार का ये बयान सिर्फ राजनीतिक हवाबाजी है या इसमें जरा सा भी दम है? इसे समझने के लिए आंकड़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इन 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए को मिली थीं। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली, जबकि यूपीए को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को, आरजेडी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। 2019 के चुनावों के बाद बिहार में स्थानीय राजनीति में हवा थोड़ी बदली। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन गठबंधन के तौर पर बीजेपी और जेडीयू आगे थे और उन्हीं की सरकार भी बनी। लेकिन ये गठबंधन अब टूट चुका है। अब आरजेडी और नीतीश मिलकर सरकार चला रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को बिहार में वो धूल चटा देंगे और पीएम मोदी का रास्ता मुश्किल कर देंगे। जेडीयू का गणित है कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, यानी बहुमत के लिए जरूरी 272 से 31 सीट ज्यादा।
जेडीयू को लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की जीती हुई 18 सीटें हार जाएगी और बिहार की 17 सीटें यानी 35 सीटों का सीधा घाटा। इस तरह बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के जरिए बीजेपी को 268 पर ला देगी, यानी बहुमत से 4 नीचे। अगर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की हार हुई तो जेडीयू इस तरह पीएम मोदी को रोक देगी। लेकिन अगर बीजेपी का अपने दम पर भी बहुमत नहीं रहेगा तो इसको भी वो अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, 30 का संख्या उनको ज्यादा है। बंगाल से उस 30 में 16 बंगाल से हैं और बिहार में 17 गो हैं। 272 के नीचे जहां आए उनके पटिया में जो तानाशाही चल रहा है सब तो खटवाया हुआ, हम लोगों से भी मिलता है ना लोग। जेडीयू ने जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा गिनाया है उससे ऐसा लगता है कि जनता 2024 में बिल्कुल वैसे ही वोट देगी जैसा वो चाहते हैं। लेकिन शायद जमीनी राजनीति इससे थोड़ी अलग हो। हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बावजूद भी 2024 में पीएम मोदी के लिए कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में बताया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एनडीए से अलग होने की वजह से 2024 में एनडीए की संभावित सीटें 307 से घटकर 286 हो सकती हैं, यानी 21 सीटों का नुकसान। दूसरी तरफ इस बदलाव का सीधा फायदा यूपीए को हो सकता है, जिसकी सीटें 125 से बढ़कर 146 हो सकती हैं। ऐसा होने पर भी पीएम मोदी की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक हम 20 साल पीछे जाते हैं और हम देखते हैं तो बिहार की राजनीति उस दौर में जब गठबंधन सरकारों का दौर था तो एक बड़ा रोल अदा करती थी। अब तो लोग आदी हो चुके हैं और मोदी जी का जो विश्वास है और जो उनका चमत्कार है वो मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के सर पर अभी भी चढ़कर बोल रहा है और वो अभी उतरने वाला नहीं है। विपक्ष का नया चेहरा बने जेडीयू के ताजा गणित को पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में ही समझ लिया था। इसको समझने के लिए आप 2019 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। बिहार में हुए सियासी तख्तापलट ने देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख दिया है। ऐसे वक्त में जब 2024 के बारे में यह मान लिया गया था कि बीजेपी की जीत तय है और उसे इसी रूप में पेश किया जा रहा था, उसी दौरान बिहार की घटना ने जता दिया कि मैदान अभी खुला हुआ है, बाजी अभी खत्म नहीं हुई। कम से कम विपक्ष तो यही मानता है, भले ही बीजेपी ऐसा ना सोचती हो। बिहार में सरकार बदलते ही देश में पीएम पद की रेस में विपक्षी दल कूदने लगे हैं। खास तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाला जाने लगा है। हर दल को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। नीतीश हो या अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, विपक्षी दलों की बड़ी दिक्कत यह है कि उनका एक साथ जुटना मुश्किल है। सबसे ज्यादा सरफुटअव्वल प्रधानमंत्री पद को लेकर है। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चले। कि ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। बिहार में राजनीतिक ड्रामे से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त ड्रामा हुआ था। बीजेपी ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस,
एनसीपी की महाअघाड़ी सरकार का तख्ता पलट करते हुए शिवसेना को तोड़कर खुद की सरकार बना ली थी। पीएम मोदी के लिए अच्छी बात यह है कि बिहार में सत्ता हाथ से निकलने के बावजूद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उनकी सरकार आ गई है। यानी राज्य के हिसाब से एक बड़ा राज्य हाथ से निकला तो दूसरा उनके हाथ में है। इस वक्त देश में यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर और बिहार 40 सीटों के साथ चौथे नंबर पर। मोदी के लिए राहत की बात यह है कि कम से कम महाराष्ट्र उनके कब्जे में फिर आ गया है, जो 2024 में उनकी राह थोड़ी आसान कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को निसंदेह उसका फायदा होगा और एक बड़ा राजनीति का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र इसलिए भी कहा जाता है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन की स्थापना वहाँ से हुई है और गवर्नमेंट वहाँ पर इस बार अगर बन गई है तो निसंदेह आरएसएस बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा और बहुत खुलकर काम करेगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र में बीजेपी का बढ़ता दबदबा तभी से समझ में आ गया था। बीजेपी ने शिवसेना से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी जीत का प्रतिशत भी शिवसेना से बेहतर था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 18 सीटों पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 सीटें मिली थी। ऐसा माना जा सकता है कि एनडीए इस प्रदर्शन को फिर दोहरा सकती है। बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी समीक्षा हुई है कि ममता बनर्जी का उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ओडिशा में पिछले बार भी हम लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि लोकसभा में जो बीजेपी को सीट मिला था वो मोदी के नाम पे मिला था, लेकिन असेंबली एक साथ हुआ था, उसमें नवीन बाबू जीते थे। तो इसलिए वो मोदी का चेहरा छवि लेके कितना बढ़ सकते हैं बीजेपी, वो देखना पड़ेगा। बीजेपी के लिए सबसे दुखती रंग पूर्वी भारत और दक्षिण भारत है। अच्छा, इस वक्त बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर इसमें दक्षिण भारत भी जोड़ लिया जाए तो पूरब और दक्षिण के ये 9 बड़े गैर बीजेपी शासित राज्य, जहां 229 लोकसभा की कुल सीटें और बीजेपी के पास इनमें से सिर्फ 67 सीटें हैं। जाहिर है इन राज्यों से सीटें बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए ममता बनर्जी, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में केसीआर, तमिलनाडु में डीएमके जैसे क्षेत्रीय पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी के पास फिलहाल इनकी कोई काट नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है क्योंकि उनकी राज्य सरकारें देश की आधी से ज्यादा आबादी पर राज कर रही हैं। बिहार से सत्ता फिसलने के बाद भी बीजेपी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकारों का देश के 17 राज्यों पर कब्जा है। इन राज्यों में देश की करीब 59% आबादी रहती है, यानी आधी से ज्यादा। पूर्वोत्तर हो, उत्तर भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, हर तरफ बीजेपी का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जिस इलाके में बीजेपी फिलहाल कमजोर दिख रही है वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत वाले राज्य हैं। यही बीजेपी की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नए नए समीकरण बनाने में माहिर हैं, लेकिन पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में पीएम मोदी रातों रात कोई करिश्मा कर देंगे, ये तो असंभव सा लगता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22 महीने का वक्त बचा है, इसलिए कोई बड़ा समीकरण नतीजा बड़ी तेजी से दिखा दे ऐसा मुश्किल है। अगर पूर्वी और दक्षिण भारत के 9 गैर बीजेपी राज्यों पर नजर डालें तो इनमें कुल 229 सीटें यानी लोकसभा की 42% सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 67 और सहयोगियों के पास 8 सीटें हैं, यानी एनडीए के पास मिलाकर कुल 75 सीट हैं। बाकी
दूसरी पार्टियों के पास हैं। इन 9 राज्यों के ब्रेकअप पर नजर डालें तो बिहार की 40 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं। बंगाल में 42 में से बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के पास 12 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में 8 बीजेपी के पास हैं। तेलंगाना की 17 में से 4 बीजेपी के पास हैं। आंध्र की 25 सीटों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तमिलनाडु की 39 सीटों में बीजेपी के खुद के पास 0 सीटें हैं, लेकिन उनकी सहयोगी AIADMK के पास 1 सीट है, जबकि केरल की 20 सीटों में से एक भी सीट उनके पास नहीं है। कोशिश है कि वो उस डेड इलाके के अंदर, चूंकि वो डेड पूरा का पूरा स्टेट रहा है तेलंगाना, और जब उससे पहले वो आंध्र प्रदेश था तब भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ बीजेपी उसमें नहीं कर पाई थी। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अमित शाह की ये कोशिश होती है कि वो सीटें जो हमारे पास कभी भी नहीं रही हैं उनकी क्या वजह रही है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसी पर ही वो काम कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कि बीजेपी एक अच्छे नंबर के साथ वहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें हासिल कर लेगी, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों। अगर 2024 में बीजेपी को उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में कम सीटें मिलती हैं, तो फिर उन्हें नए इलाकों से सीटें चाहिए होंगी। उसमें सबसे अहम जो है वो दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कर्नाटक के अलावा दक्षिण में दूर दूर तक बीजेपी का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। हालांकि पीएम मोदी ने वहां तैयारी जरूर शुरू कर दी। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही वो राज्य है जहां बीजेपी की सबसे अच्छी पकड़ है। फिलहाल वहां पर उन्हीं की सरकार भी है, लेकिन कर्नाटक की पिछले 3 दशक की राजनीति को देखें तो वहां पर कभी भी सरकारें स्थिर नहीं रहती। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कई बार सामने आई है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले वहां होने वाले विधानसभा चुनावों पर मोदी की नजर है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी कमजोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 29 ही सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें उन्हें एक ही राज्य कर्नाटक से मिल रही हैं, जहां पर 28 में से 25 सीटें उनके पास हैं, जबकि बाकी बची 4 सीटें तेलंगाना से हैं। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्थिति नील बटे सन्नाटा है। आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में उनके पास कुछ नहीं है। मोदी को तेलंगाना में संभावनाएं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वहां पर 2 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2020 में 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, बीजेपी को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं। ये जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के चुनाव में TRS को 99, बीजेपी को सिर्फ 4 और AIMIM को उतनी ही 44 सीटें मिली थीं। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने TRS की सीटों पर कब्जा किया था। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक 9 सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही नहीं, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखकर है।
अगर तेलंगाना में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव में कुल 17 सीटों में से टीआरएस को 11 सीटें मिली थीं, जो 2019 में घटकर 9 हो गई। बीजेपी को 2014 में 1 सीट मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 4 हो गई। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई, जबकि एआईएमआईएम 1 सीट पर जीतती रही। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस को 2014 में 1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिला। की कोशिश है कि वो उस डेड इलाके के अंदर, चूंकि वो डेड पूरा का पूरा स्टेट रहा है तेलंगाना, और जब उससे पहले वो आंध्र प्रदेश था तब भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ बीजेपी उसमें नहीं कर पाई थी। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अमित शाह की ये कोशिश होती है कि वो सीटें जो हमारे पास कभी भी नहीं रही हैं, उनकी क्या वजह रही है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उसी पर ही वो काम कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कि बीजेपी एक अच्छे नंबर के साथ वहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें हासिल कर लेगी, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप कार्ड यकीनन उत्तर प्रदेश है। 2014-2019 में पीएम मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ था। ये बात सच है कि 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2019 में यूपी में कुछ कम सीटें मिली, लेकिन फिर भी वो बाकी सभी पार्टियों से काफी आगे थे। अब जब 2024 का चुनाव आएगा, तब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका होगा। ऐसे में मोदी को उत्तर प्रदेश के वोटर्स का फिर से बड़ा साथ मिलने की संभावना है। पूरे देश में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इसका सबसे अधिक श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है, जो 2014 से आज तक वोटों से बीजेपी की झोली भरती जा रही है। यूपी में योगी सरकार हो या केंद्र में मोदी की, दोनों ही जगह बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने 2024 के आम चुनाव के लिए उन 14 सीटों पर विशेष तौर पर फोकस करने की रणनीति बनाई है, जिन्हें बीजेपी 2019 में जीत नहीं सकी थी। उपचुनाव में जीत के बावजूद रामपुर और आजमगढ़ को भी उन सीटों में शामिल किया गया है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थीं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थीं। सीटें भले ही थोड़ी कम हुई, लेकिन यूपी में दबदबा बरकरार है। यूपी को लेकर बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई है क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी उनकी फिर बड़ी जीत हुई है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव अभी भी 22 महीने दूर है और इस बीच देश के 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जनता किस तरह से वोट देती है, उसके आधार पर बाकी की तस्वीर साफ होगी। खास बात यह कि इनमें कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का बहुत दबदबा है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य गुजरात भी तो शामिल है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी की 30 साल की बादशाहत को चुनौती देने का मन बना रही है। इसलिए बीजेपी यहां पर आदिवासी समुदाय से लेकर नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी किसी भी हालत में अपना वोट बैंक खिसकने नहीं देना चाहते। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो 2019 में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी को मिली थीं। हिंदी हार्टलैंड में भी बीजेपी का दबदबा है
राजस्थान की भी 25 सीटों की 25 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि हरियाणा में 10 में से 10 बीजेपी गठबंधन के पास हैं। मोदी को पीएम बनाने के लिए पिछले बार तो ये कामयाब हुआ था, इसी हिंदी हार्टलैंड, साथ में महाराष्ट्र का सीट भी। लेकिन इस जगह पे ये नहीं, क्योंकि कांग्रेस के साथ सीधी मुकाबला है। अगर कांग्रेस फिर से इसको मुकाबला कर सकता है तो बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। फिलहाल जो सिचुएशन है, कांग्रेस का हालत ठीक नहीं है, इसलिए जो 2019 में कामयाब हुआ था शायद उसको लगभग नज़दीक तक नंबर आ सकता है। 2024 के चुनाव में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी अभी से करना निश्चित तौर पर जल्दबाजी है, क्योंकि वो चुनाव अभी भी 22 महीने दूर है। लेकिन आज किए हुए बुनियादी गणित से इतना जरूर पता चलता है कि बिहार में हुए बदलाव से राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन का पलड़ा कैसे ऊपर नीचे जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी और बीजेपी चुनाव जीतने में मास्टर है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सिर्फ पुरानी उपलब्धियों के सहारे बैठना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में अगले 22 महीनों में पीएम मोदी की रणनीति क्या रहेगी, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। फिलहाल मोदी ट्रैकर में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।